नमस्कार। गीता आईएएस में हम लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 24वीं है, शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा है, हम पढ़ेंगे इगैलिटेरियन एथिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें हम जॉन रॉल्स और सीबी मैकफर्सन को भी इंक्लूड करेंगे और समझेंगे कि इगैलिटेरियन एथिक्स होता क्या है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। जो जो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है इगैलिटेरियन एथिक्स, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेड से सर्कल किया हुआ है। इगैलिटेरियन एथिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सभी को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। इसका मतलब इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है इसमें। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि सभी को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है, प्रियम्बल में लिखा है ना, इक्वली ट्रीट करना सबको, बस इगैलिटेरियन एथिक्स का मतलब वही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलेगा। यही है इगैलिटेरियन एथिक्स। इसका मूल भावना जो है समानता और जस्टिस पे टिका हुआ है। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस, समानता और न्याय, इसका मूल भाव यही है इगैलिटेरियन एथिक्स का। अब इगैलिटेरियन एथिक्स आपको क्यों बताया जा रहा है? इगैलिटेरियन एथिक्स आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें जाएँ और एक टेक्निकल वर्ड्स आपको पता रहे, और जब आप फील्ड वर्क में इम्प्लीमेंट करें इन सब चीज़ों को, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि इगैलिटेरियन एथिक्स अपने हाथ में लेकर कहेंगे देखो इगैलिटेरियन एथिक्स मैं इम्प्लीमेंट करूँ। नहीं, वो आपके जहन में होगा, आपके संस्कारों के स्तर पे होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपसे, आपकी पर्सनैलिटी उसको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कहानी की तरह। दो स्कूल हैं और दो बच्चे हैं। ठीक है, हम इसको विस्तार से लेंगे, फिर इसमें सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स को भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक राहुल है, एक शिवा है। राहुल जो है अमीर घर से है, उसके पास महंगी किताबें हैं, ट्यूटर है, ट्यूशन लगा हुआ है, उसकी महंगे महंगे ट्यूशन में जाता है, ट्यूशन लेता है वो, किताबें हैं उसके पास, सारी सुविधाएं हैं, ये राहुल के पास है। और वहीं एक शिवा नाम का लड़का है जो गरीब है, खेतों में काम करता है, स्कूल जो है बहुत मुश्किल से जा पाता है। ये दो दो किरदार हैं, एक राहुल है, एक शिवा है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझने के लिए कि इगैलिटेरियन एथिक्स क्या है, क्या कहना चाहता है इगैलिटेरियन एथिक्स। मूल भाव समझ में आ गया है, बस कहानी के फॉर्म में उसको समझ लेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि राहुल अमीर है, शिवा गरीब है। ठीक है, तो अब दोनों को एक ही परीक्षा देनी है। ठीक है, एग्ज़ाम देना है। तो सवाल उठता है यहाँ पे, अगर दोनों को एक पेपर देना है, एक पेपर में बैठा दिया जाए या एक कंपटीशन में बैठा दिया जाए, तो सवाल उठता है कि क्या ये परीक्षा वाकई जो है न्यायपूर्ण है? सवाल तो उठेगा ना कि एक अमीर है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, एक गरीब वर्ग है जो बहुत मुश्किल से प्रयास कर करके आगे आ रहा है। तो सवाल ये बनेगा कि क्या ये वाकई जो है न्यायपूर्ण या जस्टिस है दोनों के साथ। अब यहीं पे जो है हम जॉन रॉल्स को लाते हैं। ठीक है, कि जॉन रॉल्स क्या कहते हैं। इस कहानी को यहीं पे होल्ड करते हैं, इस कहानी के आधार पे अब हम जॉन रॉल्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था 1971 में। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो बातों पर जोर दिया था। पहला, वेल ऑफ इग्नोरेंस। क्या मतलब होता है इसका? इसका हिंदी मतलब ये है कि अज्ञान का पर्दा। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या बोला था उसमें, समझते हैं इसको। मान लीजिए एक आपको जो है कोई नई दुनिया बनाना है। ठीक है, आपको दिया गया एक जिम्मेदारी है कि आप एक नई दुनिया बनाइए। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसमें आप अमीर बनाओगे, गरीब बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे, दलित बनाओगे, पुरुष बनाओगे या किसी को महिला बनाओगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आप क्या बनाओगे? तो सवाल ये होगा कि आप कैसी दुनिया बनाओगे अपने सामने। ठीक है, तो उत्तर इसका ये होगा, वेल ऑफ इग्नोरेंस का उत्तर इसमें ये है कि अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको नहीं पता क्या बनाना है, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस इसी का जवाब देता है कि कैसी दुनिया बननी चाहिए। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस बताता है कि ऐसी दुनिया हो जहाँ सभी के पास समान अवसर हो, ताकि अगर आप नीचे पैदा हुए, मतलब मान लीजिए बहुत ही लोअर क्लास या बहुत इकोनॉमिक वीकर में पैदा हुए हैं, तो आपके पास जो है आगे बढ़ने का मौका हो। ये ना हो कि कोई बीच में से आके आपका जो अफसर है वो छीन ले। नीचे से शुरू करना है, धीरे 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 एक तरीके से प्रमोशन होता चला जाएगा, कोई रोकेगा नहीं।
यही कहता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जॉन रॉल्स है, उसमें दो बातें करी हैं उन्होंने। एक पहली बात ये है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करी है। इसमें आपको मान लेते हैं आपको दे दिया गया कि आप कैसी दुनिया बनाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसी दुनिया बनाएंगे। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस इस ना समझने वाली कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसी दुनिया बनाए, तो इसी का जवाब देता है कि ऐसी दुनिया बनाओ। ठीक है, जहाँ पे सभी को मौका मिले। अगर कोई गरीब तबके से है तो उसको भी मौका मिले कि वो ऊपर आ सके। ठीक है, अब दूसरी बात है इसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस के अलावा दूसरी बात इसमें यह है कि डिफरेंस प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा ना, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहता है इसमें? इसका मतलब ये है, इसमें कहता ये है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको एक बराबर मिल जाए। ठीक है, बल्कि किसी को ज़्यादा मिले तो उसका फ़ायदा कमज़ोर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। समझ में आया? यह है डिफरेंस प्रिंसिपल। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो बातें करी, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि कैसी दुनिया बननी चाहिए, समान अवसर वाली दुनिया बननी चाहिए। दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब, इसका मतलब ये है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको एक बराबर ट्रीट कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा जाता है तो ड्रेन करके लीक करके कमज़ोर वर्ग तक जाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उससे लेकर आप गरीब को देंगे। ठीक है, कि अमीर पर ज़्यादा टैक्स लगे और जो है उससे गरीब को स्कूल मिले। होता है ना, बहुत सारे अमीर बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगते हैं। बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं। फिर उन टैक्स जो कलेक्शन होता है फिर हम सरकारी स्कूल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि और बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, हमने अब जॉन रॉल्स को लाया यहाँ पे। ठीक है, हम कहानी, पहली वाली कहानी याद रखेंगे, राहुल और शिवा की कहानी ली थी। राहुल अमीर था, शिवा गरीब था। ठीक है, तो हम वहाँ पे जॉन रॉल्स को ऐड किया। जॉन रॉल्स के एक थ्योरी पढ़ी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो बातें हुई, वेल ऑफ इग्नोरेंस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल। अब हम लाएंगे सीबी मैकफर्सन को। ठीक है, अब इसी में सीबी मैकफर्सन को भी ऐड करेंगे कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है, ये कनाडा के राजनीतिक चिंतक थे, पॉलिटिकल थिंकर थे सीबी मैकफर्सन। ठीक है, पढ़ना उनके बारे में तो नेट पे सर्च करके पढ़िएगा, इनकी थ्योरी बहुत सारी अच्छी अच्छी थ्योरी है। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि सिर्फ वोट देना ही आज़ादी नहीं है। आप वोट देते हो तो उन्होंने कहा ये केवल आज़ादी नहीं है, जब तक सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं आएगी। इनका सीधा सा मतलब ये था कि ये बोल रहे थे कि हमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बराबरी चाहिए। केवल इन्होंने राजनीति को कोट किया कि आपको राजनीतिक अधिकार केवल वोट देना नहीं है, आपको सामाजिक आधार पर भी, राजनीतिक आधार पर भी, आर्थिक आधार पर सब जगह बराबरी चाहिए। इनका सीधा सा मतलब यही था। ठीक है, इन्होंने आज़ादी का जो फ़र्क बताया है, उन्होंने आज़ादी का दो फ़र्क बताया है। ठीक है, फ्रीडम का इन्होंने पहला दिया पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, स्वार्थी स्वतंत्रता। मतलब क्या है? इस मत का मतलब है कि सिर्फ अपने फ़ायदे की, इसमें क्या होता है, इस जो उन्होंने सीबी मैकफर्सन ने पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म में समझाया, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अपने फ़ायदे की सोच है। जैसे अमीर सिर्फ अपनी संपत्ति के बारे में सोचे, अपना फ़ायदा देखे, ये है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है? इन्होंने दूसरा दिया पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब कि ऐसी आज़ादी हो जो सभी को आगे बढ़ने का हक दे, जो सभी को आगे बढ़ने का हक दे। ठीक है, सीबी मैकफर्सन का हमने ये पढ़ा, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजिटिव, एक है पॉजेसिव और है पॉजिटिव, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि ऐसी आज़ादी हो जो सभी को आगे बढ़ने का मौका दे। अब जॉन रॉल्स को लीजिए और सीबी मैकफर्सन को लीजिए। अब इन दोनों के जो सिद्धांत है पॉजिटिव वाले, ठीक है, इन दोनों को उस कहानी पे अप्लाई करिए जो शुरू में हमने पढ़ा था ना कि राहुल बहुत अमीर है, शिवा गरीब है। अब उनको उस कहानी को याद करिए। ठीक है, वापस चलिए कहानी पे। अब जॉन रॉल्स और सीबी मैकफर्सन की सोच को इस पे लागू करिए, इस कहानी पे, इनकी थ्योरी को इस पे लागू करिए। तो क्या होगा? थ्योरी अगर हम इस पे लागू करते हैं तो एनालिसिस क्या होगा इसका कि शिवा के लिए किताबें, स्कॉलरशिप, तो सरकार क्या करेगी शिवा के लिए जो गरीब है,
तो सिवा के लिए क्या किया जाएगा, उसको किताबें दी जाएगी, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मिड डे मील दिया जाएगा, ठीक है, मध्याह्न भोजन, खाना, उनको खाना दिया जाएगा, किताबें दी जाएगी, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, अमीर से लेकर गरीब तक, गरीब को देना। फिर राहुल से ज़्यादा टैक्स लेकर सिस्टम में समानता लाया जाएगा, ठीक है, जो स्कूल महंगे स्कूल हैं, जो ज़्यादा हायर फीस लेते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा के वहाँ से पैसे लेके हम सरकारी स्कूलों में लगाएंगे। यही लिखा है कि राहुल से ज़्यादा टैक्स लेकर सिस्टम में समानता लाई जाएगी, ठीक है। फिर स्कूल का स्तर ऐसा बनाएगी कि सिवा भी राहुल के बराबर मौका पा सके, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी कि सिवा और राहुल को एक ही लाइन पे लाया जाए, जहाँ पे जो रेस शुरू हो तो वो दोनों एक ही लाइन पे हो, ताकि बराबरी आ सके, ताकि दौड़े तो लगे कि फेयर कंपटीशन हो रहा है, ये नहीं कि अनफेयर कंपटीशन हो गया हो। बहुत एक के पास बहुत सारी हेल्थ की सारी किट है, उसके पास ट्रेनर हैं, उसके पास डाइट की सारी चीज़ें हैं, और जो है एक गरीब तबका है जिसके पास न ट्रेनर है न ढंग का डाइट है, और उसको रेस में उतार दिया है, तो ये अनफेयर कंपटीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया जॉन रॉल्स का जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है और डिफरेंस प्रिंसिपल और सीबी मैकफर्सन का पॉजिटिव लिबर्टी, इन सबको अप्लाई कर देंगे तो सिवा के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, स्कॉलरशिप देगी, मध्याह्न भोजन देगी, अमीर लोग वर्ग पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी, उनसे पैसा लेगी ताकि गरीब तबके को मिल सके, वो पढ़ सके, ठीक है। अब अमीर तबके पर क्यों ज़्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि उन्होंने संसाधन ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, उन्होंने उस गरीब तबके का भी संसाधन अपने पास इकट्ठा कर लिया है जो उनके पास नहीं होना चाहिए, तो उनको ज़्यादा टैक्स लगेगा कि आपने जो है संसाधनों का दोहन किया है, अब आप टैक्स दो ताकि उनको वो गरीब तबका जो है इस्तेमाल कर सके। समझ में आया। तो अभी देखेंगे भारत सरकार जो बहुत सारे ये स्कॉलरशिप चलाती है, भारत सरकार जो मिड डे मील चलाती है, ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जॉन रॉल्स और सीबी मैकफर्सन का जो सिद्धांत है ये यहीं पे अप्लाई है। समझ में आया। आप देखते हैं हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, 30% तक का टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब तो जीएसटी भी कर दिया है, जीएसटी तो 40% वाला सिस्टम कर दिया, जो बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं भरो अब 40% जीएसटी, ठीक है। शराब पीना है 40% भरो, नहीं मतलब शराब तो इंक्लूड नहीं है उसमें, ठीक है। तो यही होता है, ये जो मैंने अभी पूरा कहानी बताया तो यही है इगैलिटेरियन एथिक्स, ठीक है। कहती क्या है कि बराबरी का मतलब सबको एक सी रेखा पर लाना ताकि दौड़ वाकई में निष्पक्ष हो सके, ठीक है। राहुल सिवा का कहानी याद रखिए, राहुल अमीर है, सिवा गरीब है, फिर जॉन रॉल्स आते हैं अपना थ्योरी लेके वेल ऑफ इग्नोरेंस, फिर दूसरा लाते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, फिर आते हैं सीबी मैकफर्सन पॉजिटिव लिबर्टी, फिर जो है इन दोनों को अप्लाई कर देंगे हम सिवा और राहुल पे, तो उसका एनालिसिस क्या होगा कि सिवा को सरकार उस सिवा के लिए जो गरीब है उसको किताबें देगी, स्कॉलरशिप देगी, भोजन देगी, ड्रेस देगी, ठीक है। उस पर अमीर तबके राहुल पे ज़्यादा टैक्स लगेगा ताकि पैसा ले सके और गरीब तबके को पढ़ाया जा सके, ठीक है। स्कूल ऐसा बनाया जाएगा, स्कूल का सिस्टम ऐसा होगा कि सबको बराबर मौका मिलेगा। तो यही है इगैलिटेरियन एथिक्स, यही है इगैलिटेरियन एथिक्स, ठीक है। मतलब बराबरी का मौका मिले, रेस की लाइन सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर मतलब हर पैरामीटर पे बराबर हो। आप अगर मान लीजिए किसी रेस में उतरते हैं, आपके पास ट्रेनर है, सिवा के भी पास ट्रेनर होना चाहिए, राहुल के पास भी ट्रेनर होना चाहिए, सिवा की जो डाइट है राहुल की भी वैसी ही डाइट होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद फेयर कंपटीशन बोला जाएगा कि ये फेयर कंपटीशन है, ठीक है। तो इगैलिटेरियन एथिक्स समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, समझ में आ जाना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और नोट्स में ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है, आराम से समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे मोरल प्रोग्रेस क्या होता है। इगैलिटेरियन एथिक्स देख लिया, अब सवाल मन में आना चाहिए कि इगैलिटेरियन एथिक्स का प्रशासनिक सेवा में क्या इस्तेमाल है। तो मैंने शुरू में ही बताया ना कि प्रशासनिक सेवा में या किसी भी सेवा में इगैलिटेरियन एथिक्स का मतलब ये है कि आप अपने संस्कारों के स्तर पर इसको जहन में उतार लें, और जब भी आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करें तो बायस्ड ना हो। समझ में आया। ये मोरल प्रोग्रेस पढ़ने जा रहे हैं हम कि मोरल प्रोग्रेस क्या होता है, ठीक है, नैतिक प्रगति क्या होती है। स्क्रीन पे देखेंगे रेड से सर्कल किया हुआ है, ये इसको समझना है।
साफ शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि मोरल प्रोग्रेस क्या होता है, लेकिन जब मैं लाइन पढ़ूंगा थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है ये केवल एक व्यक्ति की मोरल प्रोग्रेस नहीं है, व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज का मोरल प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। आप मोरल प्रोग्रेस में भी अब एक थोड़ा थोड़ा हिंट लेंगे, एग्जांपल जैसे LGBTQ का अधिकार देना, महिलाओं को जो है मंदिर में प्रवेश देना। समझ में आ रहा है? इसी से जुड़ा हुआ है कुछ। मतलब क्या होता है इसका, मोरल प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि समाज हो या व्यक्ति, उसका धीरे धीरे ज़्यादा न्यायप्रिय होना, दयालु होना, बराबरी आधारित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना। मतलब ये तो लाइन थोड़ा थोड़ा हवा लगा होगा अभी। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने बोला ये तब होता है जब लोग और समाज यह समझते हैं कि कौन सा व्यवहार नैतिक है और कौन सा नहीं, और फिर एक बेहतर रास्ता चुनते हैं। ठीक है कि समाज जो है एक धीरे 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 न्यायप्रिय होता है, दयालु होता है, ठीक है, बराबरी आधारित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनता है। इसमें यह है कि पहले जो है एक प्रथा होती थी जिसको सही माना जाता था कि ये एथिकल है, ये ठीक है। एग्जाम्पल ले लेंगे सती प्रथा। पहले माना जाता था कि हाँ ये ठीक है, लेकिन आज उसको क्या बोला जाता है, नहीं ये गलत है, ये महिलाओं के साथ जो है गलत है, उनको जलाना ठीक नहीं। तो क्या है, ये मोरल प्रोग्रेस है। समाज जो है अपने आप को बदला, पहले सही मानता था जिस चीज़ को, आज उसको गलत मान रहा है। तो इसको कहते हैं मोरल प्रोग्रेस, नैतिक प्रगति, समाज की नैतिक प्रगति हो रही है। ठीक है, कहानी ले लेते हैं, कहानी से समझेंगे। एक मान लीजिए हाइपोथेटिकल है स्टोरी, किसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। गांव है एक मुल्ज़ापुर, और ठीक है, मुल्ज़ापुर में होता क्या है, यहाँ औरतों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, गलत माना जाता है कि स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, औरतों को स्कूल नहीं जाना है। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है, वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनको बोझ समझा जाता है। कहते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए, ये तो बोझ है समाज के लिए। ठीक है, संसाधन खा रहे हैं बैठ के, कोई मतलब है नहीं इनका। ये मुल्ज़ापुर की स्टोरी है। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये जो अभी ऊपर मैंने तीनों कहानी सुनाई ना, ये कहते हैं हमारी परंपरा है, इसे मत तोड़ो। ठीक है, वो अपने ट्रेडिशन से जोड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। बुजुर्गों का जो है वृद्ध हो चुके हैं, महिलाओं को जो है स्कूल नहीं जाने देना है, दलितों को मंदिर में नहीं जाने देना है, ये सब हमारी परंपरा है, इसे मत तोड़ो, ये बोला जा रहा है मुल्ज़ापुर में। तो होता क्या है कि उसी गाँव में एक टीचर आता है। एक दिन एक टीचर जाता है, उसका टीचर का नाम है अनुराग। ठीक है, हाइपोथेटिकल नाम है, कोई किसी से लेना देना नहीं इसका। तो उसने कहा, वो टीचर आके कहता है, जब ये सब कहानी सुनाई जाती है उसको, तो वो कहता है कि देखो यार, परंपरा वही अच्छी है जो इंसान को ऊपर उठाए और दूसरों को नीचे गिराए। दूसरों को जो है नीचे न गिराए, वो सिर्फ अंधविश्वास है। अगर जो किसी ऐसी परंपरा जो किसी को नीचे गिराता है तो वो एक अंधविश्वास है। परंपरा वही अच्छा है जो इंसान को ऊपर उठाए। ठीक है, ये जो है अनुराग बोल रहे हैं, एक टीचर है, ये से बोला उन्होंने। ठीक है, तो अनुराग ने किया क्या उस गांव में, उन्होंने किया कि धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अनुराग ने बच्चों को पढ़ाया उस गांव में, मुल्ज़ापुर में। लड़कियों को स्कूल भेजने की मुहिम चलाई कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए। दलितों के साथ जो है खाना खाने की मिसाल दी, उनके साथ बैठ के वो खाना खाते थे, लोगों को भी दिखाते थे कि देखो यार कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू बातें। ठीक है, और वृद्धों के अनुभव को जो है ज्ञान बताया। कहा गया कि वृद्ध हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोझ हैं। उन्होंने जो अपने जीवन के जो अनुभव सीखे हैं अपने इतने लंबे समय में, कोई 100 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई 80 साल का है, तो उन्होंने जो अपने जीवन में जो काम के अनुभव प्राप्त किए हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, उनसे वो ज्ञान ले लेना चाहिए, ताकि हम अपनी अगर ठीक है तो अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दे कि है ही नहीं, ये कुछ एकदम बेकार है। ठीक है, तो ये बताया कि वृद्धों के अनुभव को ज्ञान समझिए। दलितों के साथ खाना का कि ये छुआछूत नहीं, उनके साथ बैठ के खाना खाया गया, साथ साथ घूम रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे हर चीज़ में। तो उन्होंने करके दिखाया ये। तो क्या होता है कि मुल्ज़ापुर की कहानी जो है गाँव की, 10 साल बाद ऐसा हो गया कि उस टीचर की बदौलत ऐसा हो गया कि बच्चे स्कूल जाते थे और लड़कियां भी साथ में जा रही हैं उनके स्कूल। ठीक है, दलित पुजारी भी बना, एक दलित जो है पुजारी बना, और सब जो है आरती में आरती में जो है
आरती भी ले रहे हैं, कोई किसी को मन में भी ये नहीं आ रहा है, उन्होंने संस्कारों के स्तर पर ढाल लिया अपने आप को ऐसा कि ठीक है सर, दिमाग में आ भी नहीं रहा है कि ये दलित है, ये कौन है, आराम से काम हो रहा है। ठीक है। वृद्ध जो थे उन्हें ग्राम सभा में सलाहकार बनाया गया, मतलब एडवाइस लिया जाता था उनसे, समझ में आया? वृद्धों से। तो ये मुर्दापुर की कहानी पूरी तरीके से बदल गई। तो अब आएगा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि यही होता है मोरल प्रोग्रेस। समझा? समझ में आ गया? जो एक गांव है, एक गांव का मोरल प्रोग्रेस कैसे हुआ? एक मान रहा है लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, दलित मंदिर में नहीं जाएंगे, वृद्ध बोझ हैं, फिर एक टीचर आता है समझाता है, उसके बाद 10 साल के बाद क्या होता है, पढ़ाता लिखाता है, सारी चीज़ें समझाता है, फिर 10 साल के बाद वही गांव देख रहे हैं कि स्कूल में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो वृद्धों को ग्राम सभा में एडवाइज़र बनाया जा रहा है, सलाहकार के रूप में लाया जा रहा है उनको। ठीक है। दलित जो है पुजारी बनता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। यही है मोरल प्रोग्रेस। आई रिपीट, यही है मोरल प्रोग्रेस। समझ में आया? समाज की सोच व व्यवहार में मानवता, बराबरी, दया की भावना जब बढ़ जाए तो ये होता है मोरल प्रोग्रेस। समझ में आ गया? कहानी से समझ में आ गया होगा कि मोरल प्रोग्रेस क्या होता है। समझ में आया? अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि सती प्रथा, जो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफ़ी मुहिम चलाई थी कि जो सती प्रथा का जब अंत हुआ, पहले माना जाता था कि हाँ ठीक है, लेकिन अब माना जाता है गलत है। तो क्या है ये? एक नैतिक उन्नति है, मोरल प्रोग्रेस है। कि पहले गलत सही माना जाता था, अब गलत माना जा रहा है। ठीक है। अंत कर दिया गया सती प्रथा का पूरी तरीके से। अमेरिका में दूसरा है, अमेरिका में गुलामी का अंत किया गया। क्या था? अब्राहम लिंकन ने इसका विरोध किया था, सभी जानते हैं। अगर ढंग से, अगर अब्राहम लिंकन के बारे में उनकी बुक है, आप पढ़ेंगे या सुन भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक अब तो ई बुक्स आ गई हैं, उसको आराम से आप सुन भी सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ क्या होता, कालों को गुलाम बनाया जाता था, लेकिन अब नहीं बनाया जाता। तो क्या हो गया? अमेरिका का नैतिक उन्नति हुई, मोरल प्रोग्रेस। पहले से ही माना जाता था, अब गलत। और तीसरा क्या है? LGBTQ का जो अधिकार है उसको दिया गया लोगों को। ठीक है। कई देशों में अधिकार दिए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि पहले तो नहीं माना जाता था, जो किन्नर समाज होता था वो अभी तो पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ट्रेनों में वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो जब वो ट्रेनों से भीख मांगने छोड़ के स्कूलों में जाने लगे, ठीक है, समाज उनको पूरा अधिकार वो अपना देने लगे, जो उनका है, एक ह्यूमन राइट्स होता है, उनको मिलने लगे सारी चीज़ें, तो पढ़े लिखे, उनके जो स्किल्स हैं वो भी स्किल सीखे, और जो नेशन बिल्डिंग में, वो नेशन बिल्ड करने में अपना योगदान दे। ठीक है। तो क्या होगा? ये एक मोरल प्रोग्रेस होगा। तो LGBTQ को अधिकार दिए जा रहे हैं, भारत देश में भी दिया गया। IPC सेक्शन 377 में एक क्लॉज है, तो उसको हटाया गया। IPC सेक्शन 377 में 3 क्लॉज हैं, ठीक है, उसमें से 1-2 क्लॉज हटाए गए। ठीक है। एक होता है एक क्लॉज उसमें और है, अननेचुरल सेक्स, तो उसको तो नहीं हटाया गया। अननेचुरल सेक्स का मतलब है कि आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं एनिमल और पुरुष या अन्य तरीके से, तो उसको कहते हैं अननेचुरल, तो उसको तो रहने दिया गया, लेकिन जो LGBT वाला मामला है उसको हटाया गया। तो क्या हुआ? हमने अधिकार दिए उनको। तो समाज जो है धीरे धीरे सभी को स्वीकार कर रहा है। यही नैतिक उन्नति है, LGBTQ को अधिकार दे देना। तो ये मोरल प्रोग्रेस है। समझ में आया? अब इसको समराइज कर दें तो मोरल प्रोग्रेस हमें दिखाता है कि समाज सिर्फ तकनीकी या आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार से भी आगे बढ़ता है। ठीक है। कह सकते हैं ना कि टेक्नोलॉजी हम करते रहते हैं ना हमेशा, कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से हम मजबूत होने चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपका जो सोचने का, आपका जो बिहेवियर है, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। तब आप कहेंगे कि आपका सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास आपके व्यक्तित्व का हुआ नहीं है। ठीक है। आप एक टाइप का कह सकते हैं कि क्या वर्ड ले सकते हैं, भद्दी पर्सनैलिटी है आपकी। आप तो काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे बात किया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की जा रही है, तब क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष? क्या भद्दे व्यक्ति है।
आपका मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो कहेंगे कि इस पैरामीटर पे आदमी ठीक है और इस पैरामीटर पे आदमी ठीक नहीं है पूरी तरीके से, तो क्या किया आपको छटनी कर दी जाएगी कि हटाइए इसको, या तो अपने व्यक्तित्व को ठीक करिए ताकि आपसे बात करते वक्त लगे कि हाँ हम किसी एजुकेटेड व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपका मोरल प्रोग्रेस नहीं हुआ है, आपकी बुद्धि जो है वही पुराने एंटीना की तरह टिका हुआ है, लेकिन बस आपने जो है बाहर से बाहरी स्किल जो होती है वो सारी चीज़ें सीखी, लेकिन जो इंटरनल स्किल्स है जो आपके अंदर, आप पहले जैसे थे, आप अब आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया अभी तक, तो आप बेकार हैं। आप उस बेकारी से बाहर आइए। कहते हैं ना इसको, एक होता है आर्थिक गरीबी, एक होता है मानसिक गरीबी। तो आर्थिक गरीबी तो आपने अपनी दूर कर ली, लेकिन मानसिक गरीबी का क्या? मानसिक गरीबी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? मोरल प्रोग्रेस चाहिए आपको। मानसिक गरीबी से उभरने के लिए कोई आपको ऐसा एजुकेटर मिल जाए, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे आपका थोड़ा बदलाव हो जाए, दिमाग ठिकाने पे आ जाए, तो इसको कहते हैं मोरल प्रोग्रेस। ठीक है, समझ में आया? हमने एगलिटेरियन एथिक्स के बारे में बात करी, मोरल प्रोग्रेस के बारे में बात करा। ये जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर जब आप प्रीलिम्स में तो नहीं चेक कर पाएगा कोई आपके इस तरीके के मोरल प्रोग्रेस और एगलिटेरियन एथिक्स का आपके संस्कारों के स्तर पे है या नहीं, लेकिन मेंस में दिख जाएगा। जब आप एथिक्स का पेपर लिखेंगे ना, तो वो जैसी आपकी पर्सनालिटी होती है ना, वो लिखने में बोलने में वो रिफ्लेक्ट होती है। वो रिफ्लेक्ट होना ही होना है। आप कितना भी उससे सोचे कि हम बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। अगर आपकी आदत ठीक है, आपने अपनी आदत को ढाला है उस तरीके से, बेहतर तरीके से, तब वो रिफ्लेक्ट होगी, तब वो ढंग से रिफ्लेक्ट होगी सही चीज़। अगर आपने इसको नहीं ढाला है तो गलत तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सामने। जैसे आप होता है ना, कभी कभी आप बदतमीजी से घर में बात करें, बाहर बात करें, करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही सभ्य तरीके से बात करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे एक्टिंग करते हैं। आप एक्टिंग करते हैं कि देखो हम कितना सभ्य है, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। वो आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी जो आप 24 घंटे में जो है 16 घंटे आप बदतमीजी से बात करते, ये वो करते रहते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ पे। वो सामने वाला पहचान लेंगे। तो जैसे ही इंटरव्यू में आप जाते हैं ना, तो आपको 2 साल तक जो पढ़ते रहते हैं वो दिमाग में छेद किया जाता है बार बार, जानबूझ करके आप जो है ये सारे एगलिटेरियन एथिक्स, मोरल प्रोग्रेस, ये तरीके का जो आपकी पर्सनैलिटी वो बननी भी चाहिए, केवल पढ़ना नहीं है। इसीलिए आपको कट के रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से आपको कट के रहना पड़ता है जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब ना करे। जितने भी आपको आईएएस ऑफिसर दिखेंगे वो ज़्यादातर कट के रहते हैं जानबूझ के, या फिर जो एस्पेरेंट्स होते हैं, जो ठीक एस्पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत कम लोगों से मेल जोल रखते हैं। वही उन्हीं लोगों से मेल जोल उनको रखना पड़ता है जिससे वो जो वैल्यूज़ हैं वो ख़राब ना हों, क्योंकि लंबे टाइम से कहते हैं ना, हैबिट प्रैक्टिस करते 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 वो ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से। फिर आप उन्हीं के लोगों को बीच में रह के उस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आपकी हो जाती है। समझ में आया? तो आप कितनी भी 8 16 घंटा 17 घंटा बदतमीज़ों के बीच में रहे, फिर आप सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ और जाके इंटरव्यू के टाइम पे बैठ के एक्टिंग कर लूँगा तो सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे अनुभवी लोग बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, आपको एक बैठ के ऑब्जर्व करता रहेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके चेहरे के फाइन लाइंस को देखता रहता है, वो आँखों के मूवमेंट को, सब कुछ एनालाइज करता है। वो बैठ के पेन चलाता रहेगा, वहीं पर आपको साफ कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि शुरू से अंत तक भले ही आप एक्टिंग करें, लेकिन एक्टिंग करते करते उस एक्टिंग को अपने आदत में डाल लें, तमीज़ में रहिए। एगलिटेरियन एथिक्स, मोरल प्रोग्रेस यही सिखा रहा है कब से आपको। अब पढ़ेंगे मोरल आइडियल प्रोग्रेस क्या होता है। अभी हमने मोरल प्रोग्रेस देखा था, ठीक है। सती प्रथा हो गया, अमेरिका में गुलामी का अंत वाला एग्जाम्पल हो गया, एलजीबीटीक्यू अधिकार हो गया, ठीक है। और ये नैतिक आदर्शों की प्रगति। अब नैतिक आदर्श क्या है? नैतिक आदर्श है न्यायप्रिय होना, दयालु होना, समानता प्रिय होना, इक्वलिटी के सम्मान करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करना, बेसिकली संविधान में जो प्रियम्बल है ना, उसका सम्मान करना। उसको ध्यान में रखिए, उसको याद रखिए, या कह सकते हैं उसको रट जाइए। रट जाइए, रटने का मतलब ये नहीं है कि उसको रटे, मतलब ना पता हो एक एक शब्द का। एक एक शब्द का मतलब तो पॉलिटी में समझा ही दिया जाता है, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ, तो उसको समझिए। प्रियम्बल में जो लिखा है वही है मोरल आइडियल्स, ठीक है, उसको प्राप्त करना।
ठीक है। पहले क्या होता था, मंदिर में प्रवेश नहीं होता था दलितों का, लेकिन अब क्या होता है, प्रवेश मिलता है। ये क्या है, ये समानता है, ये समानता का नैतिक आदर्श है। ठीक है। पहले क्या होता था, स्कूल में लड़कियों को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आईएएस बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, और काफ़ी अच्छी बन रही हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये नारी सशक्तिकरण। तो क्या हुआ, ये मोरल आइडियल्स हमने प्राप्त किया। आइडियल का मतलब ये होता है जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्राप्त किया नहीं है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आइडियल्स हमें मिल रहे हैं। अब पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है कि सारी लड़कियों को अब भी पढ़ने का मौका दे दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स तो हमने पढ़ते हैं ना कि प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। तो समलैंगिकता जो है पहले अपराध होता था, लेकिन अब हम अधिकार दे रहे हैं, एलजीबीटीक्यू को अधिकार मिला। तो क्या है ये कौन सा मोरल आइडियल्स का प्रोग्रेस है, ये मानवता है, मानवता का प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है। लोगों के ब्रेन में ये बातें गई, हालांकि गई नहीं, सब लोगों, काफ़ी लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये अधिकार इनको मिलना चाहिए। ठीक है। तो हुआ क्या कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग शांत हो गए, बाद में वो भी धीरे धीरे जो है मानी जाएंगे, एक पीढ़ी रिप्लेस कर देगी उनको। होता क्या है, रिप्लेसमेंट रेट आप पढ़ते होंगे ना कि एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी चली जाती है, रिप्लेस। तो जी जब ये जो पुरानी पीढ़ी है जो विरोध करी है, जब रिप्लेस हो जाएगी तो नई पीढ़ी जो आती है वो सपोर्ट करती है। तो क्या होता है, ये वो अपने आप ही समाज में, सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी है वो सड़क के पीछे चली जा चुकी है। समझ में आया। तो ये मोरल आइडियल्स का प्रोग्रेस है। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे जो आप डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको एक नामकरण किया जाता है, उसका नाम है एवरेज मोरल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। एवरेज मोरल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन, आप कहेंगे कि मानव का औसत नैतिक आचरण, इसका हिंदी मतलब होता है, ये टिक कर रहा हूँ, ये सामने स्क्रीन पे देखना है, एवरेज मोरल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक है। औसत, मानव का औसत नैतिक आचरण क्या होता है, ये आप डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी आपको दिखने लगेगा, जो धुंध है आंखों के सामने हटने लगेगा। अभी दिखेगा कि अच्छा हम ये यार एवरेज मोरल कंडक्ट अभी हम करते थे, और जो है इसको जो हम समझ भी नहीं पा रहे थे। यही होता है एवरेज मोरल कंडक्ट। देखिए क्या है इसका मतलब, ये है कि जो आम इंसान है किस स्तर पर नैतिक व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि आम इंसान जो है किस स्तर पर नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है। किस लेवल पर, न बहुत ऊंचा न बहुत गिरा हुआ, बल्कि एक मध्य मार्ग जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं। ठीक है। ये है एवरेज मोरल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन। मतलब आसान भाषा में बताते हैं, मान लीजिए कि हर इंसान न तो महात्मा गांधी जैसा नैतिक होता है, न ही कोई अपराधी जैसा अनैतिक। न तो गांधी हो जा रहा है, न वो एकदम पूरी अपराधी या क्रिमिनल की तरह अनैतिक हो जा रहा है। ठीक है। बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बड़े झूठ बोलते हैं पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, गलत बात का विरोध करते हैं पर बहुत बार चुप भी रह जाते हैं। ठीक है। कहीं कहीं होता है ना, गलत हो रहा है चिल्ला दिया, फिर कहीं गलत हो रहा है लेकिन कभी कभी चुप हो जाते हैं। ठीक है। छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। अभी मान लीजिए घर की आपको कुछ जैसे नमकीन खाना है, ठीक है, तो नमकीन रखा हुआ घर में, उठा लिया, खा लिया। घर में पूछा जा रहा है नमकीन खाया, तो आप गर्दन हिला, नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। ठीक है। छोटे मोटे झूठ बोल रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं हो रहा। मदद करते हैं पर अपने फ़ायदे को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है। हेल्प भी करते हैं लेकिन अपने फ़ायदे को भी ध्यान रखते हैं। यही होता है एवरेज मोरल कंडक्ट। ठीक है। यही होता है औसत नैतिक आचरण। छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, विरोध करते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी विरोध नहीं करते हैं। ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं किसी के लिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है। बीच एक्सट्रीम नहीं जाते, न एक्सट्रीम में जाते हैं, कभी मीडियम रहता है। ठीक है। मध्यम मार्ग में रहते हैं। यही होता है औसत नैतिक आचरण, आपका एवरेज मोरल कंडक्ट जो आप व्यवहार करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा कि एवरेज मोरल कंडक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल, परीक्षा में नकल चल रही है। ठीक है। मान लीजिए परीक्षा में खूब दबा के नकल चल रहा है, तो यहाँ पे आपका औसत नैतिक आचरण कैसा रहता है कि
खुद नकल नहीं करते लेकिन किसी को रोकते भी नहीं है। खुद नकल नहीं कर रहे हैं कि आपके मन में है कि हम नकल नहीं करेंगे, बाकी जो नकल करें करें, हम बोलने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपका औसत नैतिक आचरण है। आप तुरंत खड़े होकर ये नहीं बोलते कि नहीं तुम लोग नकल नहीं करोगे, मैं नहीं खा रहा हूँ तो मैं खाने नहीं दूंगा, ठीक है। अब इसका प्रशासनिक सेवा में क्या रोल होता है? आप एज ए डीएम बैठे हुए अपने ऑफिस में, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन बाहर के लोग खा रहे हैं खूब, ठीक है। आप नहीं बोल रहे, आप बोल भी नहीं रहे, क्या कि मुझसे लेना देना नहीं, मैं ठीक ठाक व्यक्ति हूँ, अगर मेरे सामने हुआ तो मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे सामने नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पता है आपको हो रहा है लेकिन नहीं बोल रहे। ये औसत नैतिक आचरण है एक डीएम का। आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करना है तो आप ऐसे बने रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, तो क्या होता है, बाहर के लोग नाराज हो जाते हैं। फिर आप कार में बैठ के जा रहे होते, डीएम साहब जा रहे हैं, पता चला ड्राइवर जो है वो भी घूसखोर है, लेकिन उसको आपकी वजह से घूस मिल नहीं रही है, ठीक। तो जाकर नक्सलवादी एरिया में गाड़ी पार्क करके कहता है हमको पेशाब आया है, हम आ रहे हैं सर। आप नक्सलवादी आए, आपको उठा ले गए समझ में तो ये हो सकता है। इसको औसत नैतिक आचरण बोलते हैं कि आपको औसत नैतिक आचरण बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है एक्सट्रीम पे जाएं, आप जाएं, आपकी मतलब है, मैं आपको औसत नैतिक आचरण समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, आपने देखा कि सब सिग्नल जो है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैं तो सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, अब जो तोड़ रहे हैं तोड़े, हमसे नहीं मतलब। आप नज़रअंदाज करते हैं, आप खड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं, आप खड़े हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर अमेरिका कहीं का भी, तो आप खड़े हैं सिग्नल पे, आप देख रहे हैं सब तोड़ रहे हैं सिग्नल, आपका एक मन कह रहा है तोड़ दे, फिर दूसरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं तोड़ना है, फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर रिलैक्स होकर आपका हावी हो जाता है आपका नैतिक मन, कहता है कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो ये क्या होता है, आपका औसत नैतिक आचरण है। खुद नहीं तोड़ रहे, सब तोड़ रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन आपने बोला नहीं कुछ, आपने माना बस उसको। कोई गरीब भीख मांगे, होता है ना, आप कोई गरीब आपके सामने कहता है भगवान के नाम पे दे दो, इसके नाम पे दे दो, ठीक है, अल्लाह के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, भगवान के नाम पे, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, कभी कभी भीख दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं देते हैं। आपके दिमाग में आता है यार 5 ही रुपया इसको दे देंगे तो हम भीख मांगने लग जाएंगे समझ में। तो कभी कभी भीख दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, ये आपका औसत नैतिक आचरण है, समझ में, ठीक। तो क्या होता है, मनुष्य धीरे धीरे नैतिक रूप से परिपक्व हो रहा है। मनुष्य जो है धीरे धीरे नैतिक रूप से परिपक्व हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे कैसे हो रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब प्राचीन काल पे चलते हैं, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस हुआ है, मोरल प्रोग्रेस हम प्राचीन काल से पकड़ेंगे अब, ठीक है। प्राचीन काल में जाएंगे, प्राचीन काल में जा रहे हैं हम, देखिए जैसे जाते हैं। प्राचीन काल में क्या होता है कि जो नैतिकता थी उस समय की, वो आत्म बलिदान और ज्ञान पर आधारित थी, ठीक है। आत्म बलिदान और ज्ञान पर आधारित थी प्राचीन काल की नैतिकता। एग्जाम्पल, आपने जो है दधीची ऋषि के बारे में सुना है? दधीची ऋषि नहीं सुना है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा उस पर बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, अच्छा भी लगेगा। दधीची ऋषि ने क्या किया था, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डी दान कर दी थी। हड्डी दान कैसे कर देंगे भाई, क्या कुछ जिंदा है तो हड्डी कैसे दान कर दी? आप दिमाग में आ रहा हूँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कहते आत्मदाह कर लिया था, अपने आप को अपना स्व त्याग दिया था कि चलिए हम मर जाएंगे, आप मेरी हड्डी का इस्तेमाल करके आप हथियार बना लीजिएगा देवताओं की रक्षा के लिए। तो दधीची ऋषि ने क्या किया था, अपना हड्डी दान कर दिया था अपने प्राण त्याग के, ठीक है। ये नैतिकता का उच्चतम स्तर है, अपने आप को त्याग देना, हड्डी दान कर देना, आत्म बलिदान कर देना, ये नैतिकता का चरम स्तर कर सकते हैं कि आत्मोत्सर्ग कर लिया पूरी तरीके से। तो दधीची ऋषि का आत्म बलिदान था ये, ठीक है। अब प्राचीन काल में जो हमने अभी बात की, नैतिकता बलिदान और अज्ञान पे आधारित था। अब प्राचीन काल का जो आत्म बलिदान वाला था, ये दधीची ऋषि का एग्जाम्पल हो गया। अब हम सुकरात का एग्जाम्पल लेंगे ज्ञान के लिए। सुकरात क्या कहते थे, वो कहते थे कि ज्ञान ही नैतिकता है, ज्ञान ही नैतिकता है, ठीक है। उन्होंने झूठ बोलने से इनकार किया और जहर पी लिया। उन्होंने झूठ बोलने से इनकार किया, उनसे बोला गया कि आप देखिए जो आपके विचार हैं वो बहुत ही क्रांति फैला रहे हैं युवाओं में,
ठीक है, और वो भड़क रहे हैं आपकी वजह से। तो आप जाके, और जो आप ये जो बोल रहे हैं वहाँ जाकर युवाओं के सामने बोलिए कि ऐसा नहीं है, ताकि वो शांत हो। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बोलने वाला, मैं अपनी बात पे टिका रहूँगा। तो उन्होंने कहा तो फिर हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मार लो, मेरे विचारों को नहीं मार पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि सुकरात मरा ही नहीं, सुकरात मरा ही नहीं, अगर मरा होता तो उस प्याले में जहर होता। या तो ये लाइन है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, इसलिए सुकरात मरा नहीं। मतलब ये है, इसका मतलब कि उनके विचार नहीं मरे, व्यक्ति चला गया लेकिन उसके विचार उन्होंने जो है क्रांति फैला दी पूरे। ठीक है, तो क्या कहा कि ज्ञान ही नैतिकता है। तो उन्होंने जहर पी लिया, अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने विचारों से हटे नहीं। क्या कि मार तो चलेगा, आदर्शों के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो नैतिकता क्या थी इन दोनों में एग्जाम्पल में? एक ज्ञान था, एक आत्म बलिदान था। सुकरात ने ज्ञान को महत्व दिया, दधीचि ऋषि ने आत्म बलिदान किया। तो ये प्राचीन काल का मोरल प्रोग्रेस है, धीरे धीरे हो रहा है। देख रहे हैं कि प्राचीन काल में कैसे प्रगति हो रही है, लोगों की मतलब अपने खुद को त्याग के लोगों की रक्षा करना। ये प्राचीन काल का था। ये मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में क्या है? धार्मिक राजनीतिक टकराव और आत्म सुधार भी रहता है उस वक्त। ठीक है, तो कैसे होता है मध्यकाल में? कौन कौन से एग्जाम्पल मिल जाएंगे? अंगुलीमाल का नाम सुना है? अंगुलीमाल, ये हमने प्राचीन काल का पढ़ा था, दधीचि ऋषि, सुकरात। मध्यकाल में क्या है? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल पहले हिंसक था बहुत, है ना, जिनको मार देता तो उनकी उंगलियां काट के माला बना के पहनता था। तो भगवान बुद्ध से के संपर्क में आकर जो संत बन गया। भगवान बुद्ध ने अपना कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो गमछा पहना हुआ था तो गमछा उतार के कहा चलिए ठीक है, हम बुद्धम शरणम गच्छामि। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो बदल गया, आपको सबको कहानी पता है। तो नैतिक परिवर्तन संभव है ज्ञान और करुणा से। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को ज्ञान दिया, उसके अंदर करुणा जगाई, और वो धीरे 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 बदला। और क्या हुआ? उसका मोरल प्रोग्रेस हुआ, एक व्यक्ति का मोरल प्रोग्रेस हुआ, फिर वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब एक ये अंगुलीमाल का एग्जाम्पल हो गया मध्यकाल में। अब कैनिंग, कैनिंग के बारे में सुना होगा। कैनिंग कौन? ब्रिटिश राज में कैनिंग। ब्रिटिश राज्य में उदार नीतियों का पक्षधर था ये, परंतु साम्राज्य के पक्ष में, अपने ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में उदार था व्यक्ति, लेकिन अपने ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में, भारतीयों के प्रति नहीं कि भारतीयों के लिए कुछ कर दे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? नैतिकता यहाँ राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ गई थी। मध्यकाल में नैतिकता राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ी थी, पॉलिटिकल सिस्टम से उनके। और अंगुलीमाल वाला एग्जाम्पल धार्मिक, समझ में आया? तीसरा औपनिवेशिक काल है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में क्या था? ये स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में भारत के सेंस में बलिदान और वैश्विक मानवता जो है उसमें नैतिकता थी। औपनिवेशिक काल में ग्लोबल ह्यूमैनिटी और आत्म बलिदान ले देना कि भारत के लिए बलिदान दे देंगे, देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे देंगे, हम जो है ह्यूमैनिटी को महत्व देंगे। क्योंकि उस समय औपनिवेशिक काल में पूरे देश पे लगभग उपनिवेश बनाया हुआ था ब्रिटिश ने। दक्षिण अफ्रीका में जाइए, नेल्सन मंडेला का ऑप्शन मिलेगा। आप देखेंगे कि डचों ने जो है इंडोनेशिया पे, इधर मॉरिशस हो गया, भारत हो गया, ये सब उपनिवेश बने हुए थे। तो उस समय ग्लोबल जो है ह्यूमैनिटी की बात चल रही थी। बलिदान अब दे के अपने देश को आज़ाद कराना, ये उस समय का जो है नैतिकता थी उस वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हैं? भगत सिंह। भगत सिंह सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है। भगत सिंह में क्या है? ब्रिटिश दमन के खिलाफ हिंसा का मार्ग चुना, लेकिन मकसद था उनका जनता की आज़ादी। जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? फांसी पर चढ़ गए। केवल वही नहीं, राजगुरु सुखदेव उनके साथ थे, वो सब फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद हुए। ये एग्जाम्पल हमें मिलते हैं इतिहास में। तो आदर्श क्या था? स्वतंत्रता। यहाँ पे मोरल आइडियल क्या है? स्वतंत्रता।
महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा और सत्याग्रह से नैतिकता को जन आंदोलन बनाया। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह से। अब कई लोग बोलते हैं कि अहिंसा से हो नहीं सकता था। सवाल सवाल ये है कि अहिंसा हिंसा से कितने लोग जुड़ सकते थे? हिंसा में चाहिए होता है बाहुबल, ताकत। ठीक है, तो उस बाहुबल ताकत में, शारीरिक रूप से बाहुबल और ताकत में कौन लड़ सकता था? पुरुष लड़ सकते थे हिंसा से, महिलाएं और बच्चे साथ आ सकते थे, उसमें पॉसिबल नहीं था। तो गांधी जी ने सबको साथ ले चलने के लिए सब लोग शामिल होंगे, उसके लिए अहिंसा का मार्ग चुना। उसमें महिलाएं शामिल हो सकती थी, पुरुष शामिल हो सकते थे, बच्चे शामिल हो सकते थे, बुजुर्ग शामिल हो सकते थे, हर कोई शामिल हो सकता था अहिंसा से। क्या करना था? बैठ के धरना प्रदर्शन करना था, आपको असहयोग करना था। असहयोग आंदोलन चलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, उसमें सब शामिल हो सकते हैं अहिंसा से। अगर आप हिंसात्मक रूप से शामिल होंगे तो केवल पुरुष शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिंसा करते ही सामने वाला जो ब्रिटिश है वो पीटेगी। अब पीटेगी तो कौन कौन सह सकता है उसको? पुरुष की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है तो वो सह सकता है, महिलाएं और बच्चे कैसे सहेंगे उसको? तो इसीलिए गांधी जी ने सबको साथ ले जाने के लिए कि हम अहिंसा का मार्ग चुनेंगे, ताकि सब साथ चलें। भारत देश की आज़ादी में सबका योगदान है, छोटे छोटे लोगों का भी, बच्चों तक का भी। तो गांधी जी देखते थे बच्चों को लेकर चल पड़ते थे हमेशा, चलो 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 पैदल चलो, तो सबको साथ लेके चलते थे। तो जन आंदोलन बनाया उन्होंने अहिंसा से, सत्याग्रह से। तो यहाँ पे व्यक्तिगत नैतिकता क्या थी? सामाजिक नैतिकता। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल, रंगभेद से लड़कर क्षमाशील राजनीति की मिसाल बना दी उन्होंने। वो इतने लंबे टाइम तक जेल में रहे, बाहर निकलते हैं माफ़ कर देते हैं, कहते जाने दीजिए, छोड़िए सब। जीतते भी ये चुनाव, सरकार बनती है उनकी, क्या होता है फिर छोड़ देते, वो कहते हैं जाने दीजिए लोग, क्षमा से, अंग्रेजों को माफ़ कर दिया इन्होंने, इतना उदार हृदय उनका। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? बदले की जगह शांति, बदला नहीं लिया उन्होंने, कहा बदला नहीं लेना है हमें, उन्होंने शांति का मार्ग चुना। इसीलिए जो नेल्सन मंडेला को जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोलते हैं उनको। नैतिकता यहाँ पे क्या थी? सामाजिक न्याय और आत्मसंयम। नेल्सन मंडेला में, गांधी जी में आत्मसंयम दिखता है ना। जो आत्मसंयमी होते हैं वो बहुत बहादुर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, असंयम कौन होता है? आपने थोड़ी बात बोली, उछल के आ गया, तो संयमी नहीं है, सह नहीं सकते, वो तो कमज़ोर है, नैतिक रूप से वो कमज़ोर है पूरी तरीके से, सहने की क्षमता नहीं है। आधुनिक युग के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? अंतर्विरोध, इस समय अंतर्विरोध और गहराई का युग था। अंतर्विरोध क्या? ओसामा बिन लादेन के बारे में सुना ही होगा। ये अपनी विचारधारा के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाता है ओसामा बिन लादेन। ठीक है, क्या कहे? ये विकृत नैतिकता है इसकी। क्या? उद्देश्य महान कहे गए पर साधन जो है अमानवीय है। इसके उद्देश्य कहते थे लोग जो इसके समर्थक है, इनके उद्देश्य महान है, लेकिन अदर साइड लोग बोलते थे यार ये इसने रास्ता जो चुना ठीक नहीं है। लियो टोल्स्टॉय सुना होगा, ये वॉर एंड पीस में इन्होंने अहिंसा की बात करी। वॉर एंड पीस क्या है? इन्होंने कुछ लिखा था वॉर एंड पीस टाइटल से। ठीक है, उसमें उन्होंने अहिंसा की बात करी थी। इन्होंने सहिष्णुता और सच्चे ईसाई मूल्यों की वकालत की है। ठीक है, व्यक्तिगत आध्यात्मिक नैतिकता को पे जोर दिया है इन्होंने। एक है J.S. मैकेंजी। लियो टोल्स्टॉय ने ये कहा, J.S. मैकेंजी ने कहा, नैतिकता का अर्थ है वो आचरण जो पूरे समाज के लिए हित में हो। मोरल आइडियल्स, यही पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं। फिर T.H. ग्रीन ने भी कुछ बोला है, ये सब कोटेशन है, इसमें लिखा हुआ है, मिल जाएगा आपको, मैं बस लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। स्वतंत्रता का मतलब, और जो समझाने वाली चीज़ें थी वो समझाई है मैंने, जो उसमें आपको पढ़ के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, लेकिन समझाना ज़रूरी अच्छे से। स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना, मतलब शक्ति का प्रयोग भी दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे कर्तव्य आधारित नैतिकता है, क्या ड्यूटी है आपकी। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि नैतिकता वर्ग संघर्ष से जुड़ी हुई है। वर्ग संघर्ष कि वर्चस्वशाली वर्ग की नैतिकता बनाम शोषितों की नैतिकता। ठीक है, नैतिकता जो है वर्ग, उद्देश्य व साधनों का संतुलन है, संसाधनों का संतुलन है, साधनों का संतुलन है।
समझ में आया? इसको समराइज करें इसमें तो प्राचीन काल में जो नैतिकता थी उच्चतम स्तर की थी, ज्ञान और आत्म बलिदान पर आधारित था। मध्यकाल में जो है नैतिकता मिश्रित थी, मिक्स थी, धर्म और सत्ता का संघर्ष चलता दिखता था। औपनिवेशिक काल में जो नैतिकता बलिदान मुखी थी, स्वतंत्रता, आदर्श व साधन का संघर्ष था। आधुनिक काल में जो है नैतिकता जटिल थी, यहाँ उद्देश्य साधन का विवाद था, पर वैश्विक मानवता की चेतना थी, वैश्विक मानवता की चेतना थी। ठीक है, समझ में आया? हमने एगेलिटेरियन एथिक्स पढ़ा, मोरल प्रोग्रेस पढ़ा, मोरल आइडियल्स का प्रोग्रेस पढ़ा, और हमने पूरा फेज देखा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, औपनिवेशिक काल, कि कैसे कैसे मोरल प्रोग्रेस उस समय हो रहे थे, उस समय के कैसे आइडियल्स थे। ठीक है, हर टाइम का फेज का अलग अलग था। अब हम पढ़ेंगे एथिकल कॉस्मोलॉजी सर्कल। ठीक है ना? अब लोगों के दिमाग में अगर ब्रह्मांड वाला क्या हो गया, तो नैतिक ब्रह्मांड चक्र, इसको बोलते हैं नैतिक ब्रह्मांड चक्र, एथिकल कॉस्मोलॉजिकल सर्कल। ठीक है, कि नैतिकता कैसे 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 करके ऊपर आती है। ठीक है, ये समझना है हमें। तो इसका मतलब ये है कि एथिकल कॉस्मोलॉजिकल जो है सर्कल का मतलब ये है एथिकल कि सच्ची नैतिकता जो है अंदर से बाहर की ओर फैलती है। मतलब ये कि मैं से शुरू होती है और ब्रह्मांड तक जाती है। जब मैं सुधरता हूँ तब पूरा विश्व भी धीरे धीरे बेहतर होता है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं के स्तर पे जो है नैतिक जिम्मेदारी कैसे विस्तारित होती है। आत्मनियंत्रण, ईमानदारी और आत्मबोध। यहाँ पे क्या है? सही गलत की समझ होना, सच बोलना, ये मैं के स्तर पे है। फिर परिवार के स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी का क्या होता है? बड़ों का आदर करना, छोटों की रक्षा करना, सहयोग करना। ठीक है, ये परिवार के स्तर पे है। उदाहरण, माता पिता की सेवा, बहन की पढ़ाई में मदद करना। और परिवार से गांव के स्तर पे आएंगे, पंचायत का आदर करना, सामाजिक सौहार्द बनाना, त्योहारों में सहयोग करना, सफाई अभियान चलाना। ठीक है, अब गांव से जनपद यानी राज्य, जिले और राज्य के स्तर पे कानून का पालन करना, कर का टैक्स भुगतान करना, मतदान करना, उदाहरण ट्रैफिक नियम मानना, वोट देना। अब राष्ट्र के स्तर पर नैतिकता क्या होगी? नैतिक जिम्मेदारी क्या है? देशभक्ति, विविधता में एकता का सम्मान, नीतियों का समर्थन करेंगे गवर्नमेंट की सही जो होंगी। उदाहरण क्या होगा? गणतंत्रता दिवस मनाना, आपदा में मदद करना। अब विश्व के स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी क्या होगी? मानवता, वैश्विक भाईचारा, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, एग्जाम्पल, प्लास्टिक कम करना, शांति का समर्थन करना, जो गाज़ा इजराइल में भी चल रहा है, तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना। दोनों को सपोर्ट नहीं करना है, दोनों मतलब न इजराइल को सपोर्ट करना है ना फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है, हमें ह्यूमैनिटी का सपोर्ट करना है कि आप दोनों ही शांत रहो, बहुत उधम मचा लिए। और जब जो नैतिक जिम्मेदारी वो ब्रह्मांड के स्तर पे क्या है? आध्यात्मिक जुड़ा होना, जीवन के रहस्य को समझना। उदाहरण, ध्यान, विज्ञान, अध्यात्म का समन्वय। समझ में आया? तो कह सकते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी जो है मैं के स्तर से ब्रह्मांड तक कैसे जाती है। मैं मतलब इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ईमानदार रहना है, आत्मनियंत्रण रखना है। परिवार के स्तर पर बड़ों का आदर करेंगे, गांव के स्तर पर पंचायतों का आदर करेंगे, सामाजिक सौहार्द बनाएंगे, राज्य और जिले के स्तर पर कानून का पालन करेंगे, टैक्स पे करेंगे। राष्ट्र के स्तर पर हम देशभक्ति और डाइवर्सिटी का सम्मान करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे हम क्या करेंगे? ह्यूमैनिटी का सपोर्ट करेंगे। और ब्रह्मांड के लेवल पे हम क्या करेंगे? आध्यात्मिक जुड़ाव, जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ये होता है एथिकल कॉस्मोलॉजिकल सर्कल। ब्रह्मांड, विश्व, राष्ट्र, जनपद, गांव, परिवार, मैं, फिर मैं से शुरू होकर आप ब्रह्मांड तक जाएंगे। इस तरीके से सोचना है। सेल्फ, फैमिली, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, नेशन, वर्ल्ड, कॉस्मोस। एथिकल कॉस्मोलॉजिकल सर्कल यही है। ठीक है, जब आप नैतिक जिम्मेदारी मैं से शुरू होकर आपकी ब्रह्मांड तक जाती है। कुछ लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी मैं पे ही टिक जाती है, वो परिवार पे नहीं जा पाती, ना गांव तक जा पाती है, ना जनपद, वो अपने में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझ में आया? अब गांधी जी ने इसके बारे में क्या बोला है? बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये उनका फेमस लाइन है। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? उठो, जागो और स्वयं को जानो, वही सबसे बड़ी नैतिकता है। सदगुरु ने क्या बोला है?
सदगुरु की लाइन ये ज़्यादा अच्छा लगती है कि जब तक तुम्हारा भीतर शांत नहीं है, तुम्हारा भीतर शांत नहीं है, भीतर मतलब अंदर वाला, अंदर शांति नहीं है, बाहर कोई व्यवस्था स्थायी नहीं लगेगी। आपको हमेशा उथल पुथल रहेगा कि ये बदल दे वो बदल दे। तो भीतर शांत करो। ये लास्ट है टॉपिक। अब ये लास्ट टॉपिक आने जा रहा है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का क्या मतलब है। निजी मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल लेवल पे। सार्वजनिक मतलब समाज में, कार्यस्थल पर, कहाँ आप डिपार्टमेंट में किसी काम कर रहे हैं वहाँ पे। नैतिकता का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने निजी जीवन और सामाजिक सार्वजनिक जीवन में कैसे सही और गलत का निर्णय करता है। समझ में आया? इसका मतलब यही है। अब निजी नैतिकता यानी पर्सनल एथिक्स, आपने देखा होगा कि जैसे अपने परिवार में कई लोग होते हैं, अपने परिवार में बड़े ईमानदार रहते हैं, अपने परिवार से प्रेम, उनको सारी चीज़ें ला के देना, सब कुछ रहेगा, ठीक है। उनकी सेवा अपने अपने लेवल पे ले लीजिए ना, आप अपने को ले लीजिए, ठीक है। आप अपने परिवार में बहुत ईमानदार हैं, पिताजी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, बच्चों को सारी चीज़ें दे रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिस में लेकिन ऑफिस जब जाते हैं तो अंडर टेबल आप पैसे ले रहे हैं, खूब जितने तरह की गंदी हरकतें कर सकते हैं आप ऑफिस में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आप तो अपने निजी जीवन में जो है एथिकल खूब है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप अनएथिकल है। होना क्या चाहिए, आप निजी जीवन में भी एथिकल रहे, सार्वजनिक जीवन में भी एथिकल रहे। होना तो यही चाहिए था, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। यह भी बताया अभी कि समाज, देश और कार्यस्थल के प्रति नैतिक जिम्मेदार रहना। लेकिन होता क्या है कि पर्सनल लेवल पे ईमानदार और जो है सार्वजनिक जीवन में बेईमान। और कई बार होता है कि आप पर्सनल लेवल, पर्सनल एथिक्स में बेईमान होते हैं, घर में बदतमीज होते हैं, लेकिन बाहर सार्वजनिक जीवन में काफ़ी एथिकल होते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर, हम तो ये कर देंगे, लेकिन जब जैसे ही घर में आते हैं बदतमीज हो जाते हैं, ठीक है। रिवर्स कर दीजिए उसका। दोनों केस देखने को मिलता है। तो सार्वजनिक जीवन में क्या होता है कि कई बार इसको समझने के लिए कि पब्लिक एथिक्स क्या होता है कि कई नेता जो है मंच पे भाषण देते हैं कि गांधी जी को सामने रख के खूब अच्छी भाषण, लेकिन क्या होता है भ्रष्ट निकलते, फिर खबर आती है कि 250 करोड़ पकड़े गए, 300 करोड़ पकड़े गए। तो सार्वजनिक जीवन में जो है भ्रष्ट भी दिखते हैं, वो दोनों केस दिखता है। सार्वजनिक जीवन में लोगों को बताते हैं कि भाषण देंगे बहुत अच्छी नैतिक जीवन की, लेकिन पीछे पता चलता है भ्रष्ट है, निकल गया पैसा बहुत सारे IRS अभी पकड़े गए, बहुत सारे जो है IAS पकड़े गए अभी खूब सारे पैसे से। अब न्यूज़ पढ़ते होंगे ना, अभी न्यूज़ चल रहा है 250 करोड़ मिला हुआ है किसी घर में, और किसी IAS ऑफिसर है उसके घर से कम 25 करोड़ मिले हुए, 500 का नोट दिख रहे हैं, खूब 2000 के तो गायब हो गए। तो सवाल है कि कैसे हो सच्ची नैतिकता, सच्ची नैतिकता हो कैसे सकती है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सच्ची नैतिकता वो है जो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में ही एक जैसी हो। पर्सनल एथिक्स, पब्लिक एथिक्स दोनों में ही ठीक हो। महात्मा गांधी जी हर चीज़ पे बोल के गए, तो यहाँ पे भी बोल दिया कि यहाँ पे भी ठीक हो। मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो अपने निजी जीवन में जो है घर में, परिवार में बहुत ईमानदार है, ठीक है, सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार है। अपने हॉस्पिटल में जाता है, अपना खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं, डॉक्टर मरीजों को पूरा जो ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से उनका इलाज हो रहा है, ठीक है। उनका पर्सनल एथिक्स जो है, पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स दोनों एकदम इक्वल है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उनसे, ठीक है। डॉक्टर का एग्जाम्पल ये समझ में आया कि पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स क्या है, कि अपने सार्वजनिक जो जीवन में कैसे, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में निर्णय, सही और गलत का कैसे निर्णय लें, ये है पर्सनल एथिक्स और पब्लिक एथिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने कि कुछ लोग जो है अपने घर में तो ठीक रहते हैं लेकिन बाहर गड़बड़ रहते हैं, और कुछ लोग क्या रहते हैं, बाहर तो ठीक रहते हैं, अंदर गड़बड़ रहते हैं, घर में गड़बड़ रहते हैं। और एक और एग्जाम्पल है कि
नेताओं वाला एग्जाम्पल, जो दोनों मामले में गड़बड़ है। पब्लिक मंच पे भाषण दे रहे हैं और बगल से पैसा अंदर कर रहे हैं, कह रहे हैं भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल के सामने सामने खड़े हैं, और बाथरूम जाने के बहाने खूब सारा खाना पीना खा के आके डकार उकार लेके बाहर आके बैठ गए कि हाँ देखो देखो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। एग्जाम्पल ये ओ माई गॉड मूवी देखी होगी आपने ने, अक्षय कुमार वाली। उसमें क्या होता है कि कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो कहता है कि भगवान पे हमारा ही कॉपीराइट है, इस तरीके का कुछ डायलॉग सुनने को मिलता है। जो वो डायलॉग बोल रहा होता है, जो व्यक्ति बोल रहा होता है, तो वो क्या करता है, भूख हड़ताल में बैठता है मंच पे, बाहर बाथरूम के बहाने जाता है, अंदर केला वाला खूब खा पी के फिर आराम से आके स्टेज पे बैठता है, कहता है कि भूख हड़ताल अनशन चल रहा है, अनशन कर दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिल्म में दिखाता है कि अनशन में बैठा रहता है, फिर धीरे धीरे सब लोग चाहने लगते हैं, फिर जो जो पंडाल या मंडप सजा हुआ रहता है, वही आदमी एक सामने उसके साथ बैठा रहता है, तो उसको लगता है कि ये मेरा साथ दे रहा है, तो लेकिन वो बाद में बताता है कि भाई साहब आप हटेंगे तो हम अपना पंडाल हटाएं। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। हमने एगैलिटेरियन एथिक्स पढ़ा, मोरल प्रोग्रेस पढ़ा, मोरल आइडियल्स प्रोग्रेस पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। थैंक यू।